So today we are going to start a new chapter, which is your metals and non-metals. Although we are familiar with these terms, but still we will study, but on a very larger scale. अब हम 8th class के हिसाब से इसको पढ़ेंगे. देखो बेटा, सबसे पहले if you see मेटल्स जो हैं हमें काफी टाइम से पता है, राइट? अगर आप अपनी हिस्ट्री पे ध्यान करो, हमारी जो हिस्ट्री में एजेस हैं, इवन वो एजेस भी ऐसी हैं जिनका नाम दिया गया है, कॉपर एज, राइट? कॉपर एज, फिर आयरन एज, राइट? और कोई एज का पता है ऐसा? ब्रॉन्ज एज, राइट? सो ऑल्दो ब्रॉन्ज दैट इज अ मेटल, राइट? अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मेटल्स जो हैं दे आर सो like they were known to the mankind thousands and thousands of years ago. तो अब obviously नॉन मेटल्स हैं वो काफी देर के बाद डिस्कवर हुए थे. They were discovered quite later क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं आपको फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं. तो बेसिकली हम ये करते हैं कि मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स. ये उसकी क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा होता है. तो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? देखो बेटा, एक एलिमेंट जो है ये वो सब्सटेंस है जिसमें आप उस सब्सटेंस को आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सब्सटेंस व्हिच कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, मतलब आप इसको आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. जैसे आपका कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं बेटा? दे आर द एलिमेंट्स. अब इस टाइम पे अराउंड 120 एलिमेंट्स हमें नोन है. अब इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना सभी लोग पढ़ना छोड़ देंगे, है ना? कौन याद करेगा इतनी सारी प्रॉपर्टीज, राइट? पहले ही सुन के ही थक जाएंगे. सो अब आपको पता है ह्यूमंस का, हमें तो हर काम को आसान बनाने की आदत है. हमने कहा ऐसा करते हैं, एलिमेंट्स को ना डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं? जर्नल कैटेगरी बना लेते हैं. ठीक हो गया. जैसे अब हमने क्या कैटेगरीज बनाई है? वी हैव मेड 3 कैटेगरीज. ठीक बेटा, हमने ना 3 पहला हमने बना दिया मेटल्स, दूसरा बना दिया नॉन मेटल्स, और तीसरी कैटेगरी है इन बिटवीन दीज टू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स. ठीक हो गया बेटा. अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आई हैव नोटेड डाउन सम प्रॉपर्टीज. देखो बेटे, अब मेटल्स जो हैं दे आर मेटालिक, दे हैव गॉट मेटालिक लस्टर. ठीक बेटा. Next is they are good conductors of heat and electricity. They are malleable, they are ductile, they are solids, and they contain one kind of atoms. ठीक है. Sorry. जो non metals होते हैं, they don't have luster. They are bad conductors of heat and electricity. ना malleable होते हैं, ना ductile होते हैं. Solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं, gaseous state भी हो सकते हैं. इनके पास दो तरह के atoms होते हैं, मतलब मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक भी हो सकते हैं. मेटलॉइड्स में इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है मेटल्स या नॉन मेटल्स के. एक ही तरह के एटम्स होते हैं. अब आप देखो, अगर एक मेटल है, सपोज करो आपसे कोई पूछता है बेटा राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन. ठीक है, आप क्या लिखोगे? आयरन हैज गॉट मेटालिक लस्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज malleable, इट इज ductile, इट इज अ सॉलिड एलिमेंट, देन इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ एटम्स. ठीक हो गया. चलो, अब क्या हुआ? अगले दिन हमारी साइंस टीचर एब्सेंट हो गई, तो एक सब्स्टिट्यूट भेज दिया, उसने क्वेश्चन बदल दिया, राइट? सब्स्टिट्यूट टीचर ने आपको बोला बेटा राशि काइंडली राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपर. लो जी, अब कॉपर पे आ गया. अब राशि सोचने लग गई, अब क्या लिखूं? आइडिया आया, अरे वही कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ आयरन की जगह हमने क्या लिख देना है? कॉपर. कॉपर हैज गॉट मेटालिक लस्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज malleable, इट इज ductile, इट इज अ सॉलिड, इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ एटम्स. तो आप ये देखो, सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मेरे हर मेटल पे लगते हैं. हाँ, ऑल्दो एक्सेप्शंस तो होती हैं, ठीक है, वो हम याद कर लेंगे, है ना? वो एक आधी चीज याद करना तो आसान है, पर हमने ये जो एक पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज याद किया, ये सारे मेटल्स के लिए चलते हैं. सिमिलरली सारे नॉन मेटल्स के लिए सेम प्रॉपर्टीज चलेंगी. तो हमारा वर्क इजी हुआ कि नहीं हुआ? यस. अब मेरे दिमाग में क्या है, अगर कोई भी नॉन मेटल आएगा ना यार, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो मुझे अलग अलग उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो वो मेरे लिए एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था जो इजी हो गया. सो क्लासिफिकेशन जो है हमेशा आपका काम आसान बना. ओके. सो हमने क्या किया, ये देखो, व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड द मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास. मैटर क्या हुआ बेटा? इट हैज मास and occupies space.
ठीक है, जो भी मैटर है हमने उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो क्या है बेटा, आपका है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स तो हम इस चैप्टर में पढ़ नहीं रहे, एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। तो इस चैप्टर में वी हैव टू डील विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। ओके, मेटलॉइड्स अपन अगले नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एम नॉट डीलिंग इन डिटेल, हम सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। ब्रीफिंग करने का ये बेनिफिट रहता है बेटा, जब आप उसकी डिटेलिंग करते हो ना आपको याद रहता है। ठीक है बेटा, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स, सबसे पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है रिलेटेड टू देयर अपीयरेंस, मतलब आप उसको देख रहे हो तो मेटल कैसा दिख रहा है ना, मेटल कैसा दिख रहा है बेटा, मेटल कैसा दिख रहा है जी, इट इज वेरी लस्टरस, मतलब चमकदार, गुड कंडक्टर्स, हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, डेंसिटी बहुत हाई है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, यूजुअली सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ऑल्दो हमें एक्सेप्शन पता है, ओपेक रहते हैं और सोनोरस, राइट। Whereas when we talk of non metals, तो वो कैसे अपीयर होते हैं, दे आर डल, मतलब बिल्कुल वेरी डल लुकिंग। ओके, देन यस मनन। मैम कोई ऐसे मेटल्स भी होते हैं तो ओपेक नहीं होते? ओपेक नहीं होते? नहीं, ऐसा तो मुझे नोन नहीं है ओपेक का तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा सी थ्रू हो सकते हैं। जैसे मरकरी है, अगर आप उसको बहुत कम फॉर्म में लोगे, गर्म कर लोगे तो थोड़ा सा शायद वो ट्रांसपेरेंट दिखे। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है बेटा। Then you have poor, they are poor conductors, they are non-ductile, they are brittle, they may be solid, liquid or gas, they are transparent as a thin sheet, then they are not sonorous। ठीक है बेटा, ये तो था एक जर्नल में आपको जो समझाया। अब हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। देखो मेटल्स जो हैं उनकी अपीयरेंस होती है शाइनी, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इट हैज गॉट, मेटल्स हैव गॉट अ लस्टरस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, सो मेटल्स आर नोन टू बी लस्टरस। लस्टरस का क्या मतलब है, शाइनी अपीयरेंस। ठीक हो गया बेटा? ओके, वेयरएज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर डल। मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बस एक मरकरी ऐसा लिक्विड है, मतलब मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और नॉन मेटल्स जो हैं ज्यादा, ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज देखो, मेटल्स में जो मरकरी है वो अकेला मेटल है जो कि एक लिक्विड स्टेट में है। ठीक बेटा, अब आपको पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब अगर हमें अपना बॉडी टेम्परेचर देखना है तो व्हाट हमने, देखो मरकरी की इस प्रॉपर्टी का भी फायदा उठाया कि वो लिक्विड स्टेट में, हमने थर्मोमीटर्स में उसको फिल किया। ठीक है, उसका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता, ग्लास के साथ वो स्टिक नहीं करता। तो ये देखो, ये इसकी कुछ ऐसी फेवरेबल चीजें थी जिसके लिए इट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर यूसेज इन थर्मोमीटर्स। हम किसी नॉन मेटल को तो फिल नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मेटल तो ऑलरेडी बैड कंडक्टर्स हैं, वो तो कंडक्ट करेंगे ही नहीं आपके बॉडी टेम्परेचर को, राइट। मेटल्स करते हैं, मेटल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आपके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है, राइट। ओके, यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। जो आपके मेटल्स होते हैं दे टेंड टू फील हैवी, मतलब भारी होते हैं वो, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे टेंड टू फील लाइट, हल्के लगते हैं हमें। मेटल्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स दे आर वीक। अब देखो मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे आयरन है, आप मानोगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आयरन पे डिपेंड करती है, आपके रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन में एवरीवेयर आयरन इज बीइंग यूज्ड। वो सिर्फ, आप मान नहीं सकते हो कि आयरन में रस्टिंग की इतनी प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन फिर भी हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जस्ट फॉर इट्स स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ इसके स्ट्रेंथ की वजह से हम इसके सारे खर्चे, सारे नखरे उठा लेते हैं, राइट। आयरन में क्या है, बेसिकली उसमें कोरोजन हो जाता है, राइट, रस्टिंग होती है ना उसके, जब वाटर या एयर की प्रेजेंस में वो कोरोड करता रहता है, राइट, इट शोज कोरोजन रिएक्शन जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अब वो रस्ट बनता रहता है, डिस्पाइट दैट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ हम इसको
तब भी इतना प्रिविलेज देते हैं इसको, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि देखो जितने ब्रिजेस हैं। यस मनन, आप बोलो बेटा। मैम स्टील और आयरन की स्ट्रेंथ सेम होती है? स्टील भी आयरन का ही एक वो होता है, लेकिन आयरन हैज गॉट मोर स्ट्रेंथ। स्टील में पता क्या रहता है बेटा, हम स्टील में कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हैं सो दैट उसमें रस्टिंग ना हो। आयरन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रस्टिंग। आयरन में एवरीथिंग इज फेवरेबल, ठीक है। अगर आप ये देखो ब्रिजेस बना रहे हो, रेलवे ट्रैक्स बना रहे हो, इतनी भारी भरकम ट्रेन को वो आराम से सस्टेन करता है। और ये नहीं कि एक बार डाला है तो उसको हर मंथ आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कितने सालों साल वो जबकि बारिश पड़ रही ओपन में होता है। लेकिन हाँ, उसके रिपेयरिंग आपको करनी पड़ती है, ब्रिजेस की रिपेयरिंग करनी पड़ती है, कितने भारी भारी व्हीकल्स निकलते हैं, है ना। आप अपने घर में देखो, आपका जो फ्रेमवर्क बनता है किसी भी हाउस का। यस मनन। तो अगर हम आयरन को स्टील से रिप्लेस कर दें तो उसमें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आयरन लेते हो विदाउट एनी एड ऑन एलिमेंट तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। जो स्टील है इट इज जस्ट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, स्टेनलेस स्टील जिसे लगा लो आप, है ना। वो जैसे अब आपके आजकल रेलिंग्स बनती हैं, आपके गेट्स बनने लग गए हैं, क्योंकि वो सुंदर दिखते हैं, वहां पे आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है हम नंबर 2 पे लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिज को लो, ब्रिज के केस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पर्पज से आप उसको लगा रहे हो ना, क्योंकि आप देखो इतना वेट उसने बियर करना है, तो ये बहुत अच्छे वेट बेयरिंग होते हैं। समझ आई मेरी बात। आपको रेलवे ट्रैक लगाना है, आप कितनी भारी भरकम ट्रेन होती है, आप ये सोचो एक ट्रेन का वेट हो गया अलॉन्ग विद पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स भरे होते हैं। और इंडिया में तो ट्रेन में तो हमेशा ओवरलोडिंग होती है, राइट। सो हम Yes, वहां पे मैम। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो आप मुझे कह रहे हो। यस मनन, बोलो बेटा। मैम पर अगर हाँ जी, हाँ जी। मैम एक मिनट। हाँ, अच्छा। मैम रस्टिंग से मैम आयरन को मैम फर्क वो मैम वीक हो जाता है? यस, वो वीक हो जाता है ना बेटा, क्योंकि देखो आयरन जो था वो एलिमेंट फॉर्म में था। अब रस्टिंग में हो क्या रहा होता है, ये आयरन है, ठीक है, अलोंग विद वाटर प्लस एयर। तो ये आपको जब ये कंडीशन मिल गई तो क्या बन जाता है, रस्ट बनता है। रस्ट क्या होता है, Fe2O3 डॉट x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आप ये देखो, पहले क्या था, आयरन था। जब हमने एक सपोज करो, एक हम वो ले रहे हैं, आयरन पिलर ले रहे हो आप, राइट। उसमें क्या था, आयरन ले लिया सिर्फ, राइट। अब क्या है उसकी जगह, आयरन ऑक्साइड। अब इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में तो जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। समझे मेरी बात। तो धीरे धीरे वो आयरन जो है वो यूज होता जा रहा है, वो तो कंपाउंड फॉर्म में चला गया। समझे? यस मैम। ओके, चलो। कंडक्शन बेटा क्या है कि मेलिएबल क्या होता है या ब्रिटल। मेलिएबल मतलब आप इसको पतली पतली शीट्स बना सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। और नॉन मेटल्स की नहीं बनती, आप उसकी जब शीट बनाने लगोगे वो अपने आप टूट जाती है, क्योंकि इट्स वेरी ब्रिटल इन नेचर। कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसीलिए हम जितने भी यूटेंसिल्स बनते हैं मेटल्स के बनते हैं ज्यादातर। पुअर होते हैं नॉन मेटल्स कंडक्टर्स, वो तो कंडक्ट करते ही नहीं है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी मेटल्स करते हैं। आपके घर में जो वायरिंग होती है दैट इज विद कॉपर वायरिंग। यस मनन। मैम कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो डक्टाइल होता है? नॉन मेटल? नॉन मेटल नहीं, डक्टाइल नहीं होता। आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ दिस नॉन मेटल, they can't be broken down into wires, but still I'll cross check it for you, ठीक है। but वैसे to my knowledge it doesn't happen, okay। then magnetic materials, अब आपके आयरन जो metals होते हैं they show magnetic properties, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये magnetic properties show करते हैं, but non metals में ऐसा कोई भी नहीं होता। साउंड when hit मतलब sonorous। मेटल्स जो होते हैं, आपने अभी तो खैर आपने नहीं सुना, हमारे से भी पहले टाइम में जब स्कूल्स हुआ करते थे वो बेल मारते थे, घंटी, टन 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 टन। यस, तो वो जो घंटी बजती थी वो मेटल की ही, हाँ, वो आयरन की होती थी। तो उसके साथ अब मंदिर में होती है, मंदिर में आप घंटी बजाओ तो इट इज ऑफ मेटल, ब्रास का बना होता है या समटाइम्स अलॉय होता है, तो उसमें मेटल मिक्स होता है। अगर नॉन मेटल को आप दोगे तो वो डल से साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब इट्स नॉट सो
यू नो अच्छी साउंड नहीं होती, वो बहुत हल्की सी साउंड बताता है। ठीक है बेटा, समझ आया? अब हम देखते हैं बेटा आपका नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखो नॉन मेटल्स में या तो वो सॉलिड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड में भी होते हैं। सॉरी, ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। अच्छा, अकेला मेटल कौन है? ओनली लिक्विड मेटल। यस राशि, आप बताओ बेटा। मैम यस मैम। ओनली लिक्विड मेटल। मैम ब्रोमीन। दैट इज नॉन मेटल, आई एम आस्किंग मेटल। ओके मैम। देन इट इज मर्करी। ओके बेटा, क्वेश्चन नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है अकेला नॉन मेटल है विच इज वेरी 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 शाइनी। ओके, लस्टर होता ओके है। मैम। They don't यूज्ड इन possess थर्मामीटर ना? हार्डनेस। नो नो, दैट इज मर्करी। बिल्कुल। कार्बन जो होता है जब वो डायमंड की फॉर्म में होता है तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इतना अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कि आप उसको एज इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेटल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। दे आर शाइनी, दे हैव गॉट हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों है? क्योंकि जो इसके एटम्स होते हैं वेरी 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 क्लोजली पैक्ड, इस तरह से पैक्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव गॉट वेरी हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी मर्करी की है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ heat as well as electricity and that is because of ions. Yes Manan? मैम अगर हम किसी भी चीज को कंप्रेस करें तो मैम उसका वो हम उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। यस बिल्कुल बढ़ेगी। तो मैम हम ऐसे नॉन मेटल्स के साथ नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स के साथ नहीं कर सकते, बट हमें क्या फायदा है उसका, उसके ऊपर ये कंप्रेस करने का? नॉन मैम तो मेटल्स ज्यादा हार्ड। पर उसमें ये होता है ना बेटा, जो नॉन मेटल्स है ना, ये देखो जैसे सपोज करो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन, अब इसके बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा होता है वो अभी अब क्या है आपके लेवल की बात नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ जो बॉन्ड बन रहा होता है ना दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन जो मेटल में क्या होता है वो पहले से ही काफी टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि दे आर ऑल सॉलिड। समझे मेरी बात? सिर्फ एक मरकरी ऐसा है जो लिक्विड है, अदरवाइज बाकी सब सॉलिड है। जबकि नॉन मेटल्स के केस में क्या है, कुछ सॉलिड है, कुछ आपके क्या है लिक्विड है, कुछ गैसियस स्टेट में है। और जो सॉलिड भी है ना वो ब्रिटल है, भुरभुरे हैं। जैसे आप देखो बिस्किट है, जब वो ताजा होता है तो ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा सा सिल जाता है वो कैसा बन जाता है? एकदम से भुरभुर कर जाता है ना? तो वो ऐसे ही इनके साथ होता है। तो अगर आप इनके ऊपर बाहर से फोर्स लगाओगे तो ये they'll come to that force instead of becoming more harder, they'll come to that। ठीक है, अब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनके पीछे एक ही रीजन होता है, दे हैव गॉट फ्री आयंस। ठीक है, इनके पास आयंस होते हैं फ्री, इसीलिए ये वो इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो बेसिकली होता ही यही है, इट इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तो हम डिफाइन करना होता है, हम इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी टफ। अब देखो स्ट्रॉन्ग या फिर टफ करूं, या मैं बात करती हूँ बिल्कुल यू नो काइंड ऑफ ब्लॉक सॉलिड्स, तो आपके सबसे पहले क्या एक्सेप्शंस आते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, कैन बी कट विद अ नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है तो ये भी मेटल्स हैं एंड दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। ठीक है, बहुत रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। एक सेकेंड रुकना। ओके, सो सोडियम और पोटेशियम क्या है बेटा? दे आर सो सॉफ्ट कि आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, बट दे आर वेरी नोन, वेल नोन रिएक्टिव मेटल, बहुत वेल नोन रिएक्टिव मेटल्स हैं। देन दे हैव गॉट वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या आ जाते हैं? मरकरी और आपके अल्कली मेटल्स, क्योंकि दे आर क्वाइट सॉफ्ट। Then they are ductile and malleable. Now, what do you mean by ductile and what do you mean by malleable?
देखो malleability जो है that is a property in which an element can be beaten into sheets. आप उसको sheets में बीट कर सकते हो, ठीक है बेटा? ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, मैं एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ना याद रहे। ओके, सो malleability जो है, what do you mean by malleability? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, can you please explain due to internet connection? I need to left a meeting. Okay, fine, no problem बेटा, I'll explain. So first of all, malleability क्या है बेटा? It is the property, ठीक है, due to which a metal can be, an element can be beaten into sheets, thin sheets, ठीक है? Okay, whereas your ductility is when you can draw any element into wires, right? आप उसको stretch करके पतली पतली wires में आप convert कर सकते हो. Ductility is that property in which you can draw into wires. So ये जो दोनों properties हैं, these are shown by metals only. They are not shown by non-metals. ठीक है बेटा, clear हुआ? Yes. Okay. Now comes your chemical properties. ये इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको मजा आता है करने में. अभी तक देखो हमने सिर्फ फिजिकल बात की. हाँ जी, एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. अब आता है द रियल बिहेवियर, विच इज, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स. ये बाकी एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. देखो बेसिक जब हमने पढ़ना है ना मेटल्स या नॉन मेटल्स के केस में, तो हमें कैसे पढ़ना है. नंबर 1 इज योर, देखो नंबर 1 आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक बेटा. नंबर 2 हमने क्या देखना है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक बेटा. नंबर 3 हमने ध्यान देना है रिएक्शन विद एसिड्स. ओके, नेक्स्ट हमने ध्यान देना है विद बेसिस. यस, एंड लास्ट इज विद सॉल्ट्स, कि ये सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. तो जस्ट एक छोटा सा मैंने एक यहाँ पे इमेज आपके लिए कलेक्ट किया है. वो है जब ये मेटल्स जब हैं, आपके जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. वो बेसिक होते हैं नेचर में. वेयरएज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर एसिडिक इन नेचर, राइट. मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत विग्रसली भी कर सकते हैं और बहुत स्लो भी कर सकते हैं. विग्रस में सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब ये ऐसे मेटल्स हैं कि आप इनको पानी में भी स्टोर नहीं करके रख सकते. We have to keep storing these under kerosene oil, क्योंकि ये पानी में तो बहुत स्टोर करते हैं. अगर आप इसको पानी में रखोगे तो ये तो फक फक करके चलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. स्लो मतलब आयरन, अभी हमने बात की थी कि जब आयरन की रस्टिंग होती है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये नहीं होता कि आप, हाँ जी बेटा. यस मैडम बोलो. जो सोडियम और आप बता रहे थे, तो उसमें हम केरोसिन ऑयल में भी रखते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल जो है ना, इट्स एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, दे आर नॉट दैट रिएक्टिव. पानी जो है, इट इज अ काइंड ऑफ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल. वो अभी समझ नहीं आएगा. उसमें क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा थोड़ा, वैसे वो न्यूट्रल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें देखें, वो एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है. वो क्या करता है, वो सोडियम के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है. तो मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन साथ में बहुत हीट जनरेट होती है. इसीलिए हम सोडियम को वाटर में बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो साथ के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा. इसीलिए हम उसको क्या प्रेफर करते हैं कि केरोसिन ऑयल में रखो आप, ठीक है. सो वी प्रेफर इट टू कीप इट इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव. देन नॉन मेटल्स तो पानी के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ हैं. उसमें से फास्फोरस एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है. फास्फोरस को आप वाटर में नहीं रख सकते, ठीक है. एसिड्स के साथ अगर हम देखें, जो मेटल्स होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ. इसमें बेटा देखो, मैंने आपके लिए एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में कलेक्ट किया है. देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब मेटल्स जब रिएक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकना बेटा.
जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक, व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग बेसिक ऑक्साइड्स, जो बेस बना देता है अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करो। Whereas नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे they will form acidic oxide. Yes मनन? Yes बेटा? मैम नथिंग। You have raised your hand ना, that's why. Okay, चलो। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, they will form their oxides or hydroxides. Okay, whereas non-metals they don't react. Okay, they are very choosy in reaction. Reaction with acids, metals जब react करेंगे they'll produce some respective salts along with release of hydrogen gas. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, देखो हमारे इसमें क्या होता है कि we have a series of reactivity metals की, तो उसमें हमें देखना पड़ता है अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से नीचे में वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट नहीं करते, दे वोंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल्स भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सल्फर जो है वो रिएक्ट कर जाता है, तो एक्सेप्शन क्या आ गई, सल्फर की। बेसिस के साथ जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर ये नहीं करते रिएक्ट, लेकिन सोडियम, जिंक जो है या लेड है ये रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बना देते हैं। और नॉन मेटल्स भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। वन बाय वन क्या क्या रिएक्शन आते हैं। Yes, ma'am. ओके चलो, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट इज, हम अब डिटेल में करते हैं बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यस, आवर फर्स्ट रिएक्शन विल बी विद ऑक्सीजन। ठीक बेटा, हमने ये बात करी चाहे वो मेटल करे चाहे वो नॉन मेटल करे, उसने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाना। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं मेटल। देखो मेटल ने जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, it will give us metal oxide. Rashi, what was the nature of metal oxide, whether it was basic or it was acidic? Ma'am, it was basic in nature. Yes, very good, it is basic in nature. Very good. So can you give an example, Manan? Magnesium plus oxygen will give me Magnesium oxide. yes, magnesium oxide. ओके, तो हमें इसको इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। जब ये जो हमने लिखा है ना बेटा सिंबॉलिकल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, या हम इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखते, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो काफी लेंथी होता है एंड इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। और आपको पता है ह्यूमंस का, हमें तो अपना काम आसान बनाने की आदत है, वी कांट डू सो मच ऑफ वर्क। सो हमने क्या किया, हमने हर एलिमेंट को एक सिंबल दे। अब इसके बारे में Okay, ma'am. हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बेटा इसको बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो और उसमें हर, देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, इसमें एक एरो आपको दिख रहा है, आप दोनों को एरो दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. यस, सो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये दोनों, राइट, दीज आर कॉल्ड एज Ma'am, रिएक्टेंट। yes, ma'am. And this side is known as products. यस, दिस वन इज प्रोडक्ट। अब इनमें जो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम है दोनों तरफ, हम यहाँ पे लिख Yes, रहे हैं ma'am. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। ओके, और कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मुझे Yes, मनन ma'am. आप बताओ रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं? Ma'am, 2. 2, हमने बैलेंस कर ली इसलिए हम बता रहे हैं 2। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट साइड? Ma'am, 2. मैम 2 2। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड? 2. 2। एंड व्हाट ऑन द प्रोडक्ट साइड? 0. 1 नहीं, 0 कैसे? 1. ये वाला जो 2 है ना बेटा, ये आप लगा के चलो ब्रैकेट है, ये कंपाउंड है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, Okay, ma'am. ये भी 2 आएगा। तो क्या ये दोनों लोग इक्वल है? यस, तो इक्वल है, तो इसका मतलब यस मैम। दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Equation. समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. मैम ऐसे हम आएगा। नहीं, दिस टॉपिक इज इन 10th।
चलो एक करके दिखाओ जरा बैलेंसिंग, देखें तुक्का लगा सकते हो कि नहीं, गेस वर्क चलेगा आपका? देखते हैं मैम। हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। आई एम देयर, यस मैम। राइट? मैम इज देयर, फिर व्हाई टू वरी, राइट। राइट? The next reaction is iron. Oh. Okay. Now it is Fe. हाँ जी, iron Fe, very good. Plus we will take oxygen plus water. हम water नहीं लेते हैं, चलो हम सिर्फ oxygen बनाते हैं. Okay. So it gives us Fe2O3. चलो अब try to balance this. I'm just waiting. Next is beta, we have a phenomena which is called corrosion of copper. ठीक है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा फिनोमेना है. आपने कभी देखा हो या सुना हो कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना बेटा, विथ टाइम दे हैव सम ग्रीन कोटिंग ओवर देम. ठीक है, अगर उसको हम डैम्प एयर से एक्सपोज करके रखते हैं तो इसमें भी करोजन हो जाती है. जैसे हमारी आयरन में होती है ना, आयरन में तो इट इज रेडिश ब्राउन कलर, राइट? जो कॉपर में बनता है इट इज ग्रीनिश कलर. सो कॉपर व्हेन इट रिएक्ट्स विद damp air matlab it is with water, right? So oxygen plus water, so what it forms copper hydroxide, CuOH whole twice, ठीक है, plus copper carbonate, CuCO3. इसका जो है वो ग्रीन कलर आ जाता है. ठीक बेटा? yes, Yes मैम. clear? क्लियर मैम. yes Manan, is it clear? Yes, ma'am. ओके. तो अब हम देखते हैं हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक बेटा? Okay. So when non-metals they react with oxygen, obviously they'll form oxide, which will be non-metal oxide. अब इसका नेचर क्या होता है मनन? बेसिक. No. Sorry. Yes. Ma'am, plus metal oxide. No. Nature is acidic or basic? एसिडिक. Acidic. Nature मतलब either it is a base or it's an acid. Okay. जैसे for example sulfur plus oxygen will give me sulfur dioxide. Is that clear? अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म एसिड, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड रेन हो जाती है. इसी तरह से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स NO2 और वो वाटर के साथ मिलके HNO3 बना देता है, विच इज नाइट्रिक एसिड. ओके मैम. तो ये ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे मिलके क्या बना देते हैं? एसिड रेन बना देते हैं. एंड यू नो हम ये एसिड और बेस को कैसे देखते हैं? वी यूज सम सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज इंडिकेटर्स. क्या आप मुझे बता सकते हो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर क्या है? किससे हमें पता लगता है? इट इज द मैम लिटमस पेपर. यस, इट इज द लिटमस पेपर. वेरी गुड. सो लिटमस पेपर का क्या ट्रेंड होता है अगर आप उसको एक एसिड में पुट करोगे तो? इट तो टर्न्स, मैम वो हो जाएगा रेड लिट ब्लू लिटमस रेड. यस, व्हेन एडेड टू एसिड तो क्या होएगा ये? इट विल टर्न ब्लू टू रेड. ब्लू लिटमस रेड. रेड हो जाएगा, खतरे का निशान इज रेड. ओके. देन अगर आप इसको बेस में ऐड करोगे तो रेड लिटमस ब्लू. यस, तो इट विल टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू. ओके. तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर.
देखो बेटा, जब भी कोई मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस की रिलीज हो जाती है। देखो, मेटल प्लस वाटर, इट विल गिव मी, ठीक है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉट मेटल ऑक्साइड, इट विल गिव मी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर, it will give me NaOH, हाइड्रोक्साइड इज ये OH प्लस H2। अब जस्ट सी कि क्या ये बैलेंस है, राइट? अब ये जो हमने रिएक्शन लिखी है बेटा, इसमें जो सोडियम है इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है, एंड इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन हो रही होती है ना बेटा, इट इज अकरिंग एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आप सोडियम को रूम टेम्परेचर पे ही पानी में रखोगे तो इट विल लीड टू दिस रिएक्शन अलोंग विद, मैंने आपको बताया, अलोंग विद रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए सोडियम इज प्रेफर्ड टू कीप इन द केरोसिन ऑयल, हम उसको केरोसिन ऑयल के अंदर ही रखते हैं, ठीक है बेटा? तो क्योंकि सोडियम जो है इट इज वेरी 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 हाईली रिएक्टिव मेटल, so sodium is kept in kerosene oil. ओके, नेक्स्ट इज बेटा नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स नो रिएक्शन, ठीक है? अब वो सॉरी एक्सेप्शन क्या, जो आपका फॉस्फोरस होता है मतलब रख दो ना तो हम उसकी मान के keep it on water. As very very okay. Now of delts. Yes, beta. Yes, beta. Tell me, there is an issue. करण आप सुनाओ बेटा। Ma'am, they are lustrous. Ma'am, Okay. they are solid. Yes. Except mercury. Yes. Highly dense. Ma'am, because atoms are packed closely. Okay. Ma'am, ductile. They are ductile. That means they can be formed into thin wires, and they are also malleable. Yes. That is why we use aluminium for foils. Yes. They are good conductors of electricity and heat. Very good. Yes. Okay. Fine. Now They are very strong. Yes, they are very strong. Okay, Rashi, you tell me which two metals are an exception to the feature of strength. Strength के जो metals के एक property होती है उसके लिए दो exceptions होती हैं बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो उन exceptions का नाम? Yes, Rashi. Okay, Manan, you tell. मैं एक बार repeat करना question. मैंने बोला give exceptions to the strong metals. Give exceptions to Yes. strong metals. Yes. Strong metal हम कहते हैं ना metals are strong या metals are very very strong, तो इसकी कोई exception होती है बेटा? Yes, ma'am. Mercury. No. मर्करी ठीक है, और सॉलिड हम बोलते हैं ना बड़े हार्ड सॉलिड्स होते हैं,
एक तो मरकरी हो गया, ठीक है। सॉफ्ट सॉलिड भी तो होते हैं कोई, वो कौन से होते मैम हैं? गुड कंडक्टर। ओके, नाउ आई एम आस्किंग राशि कि आप मुझे ये बताओ, मैंने एक स्टेटमेंट बोली है, मेटल्स आर नोन टू बी हार्ड सॉलिड्स, गिव टू एक्सेप्शंस। हाँ सॉलिड्स। No, the metals which can be cut with knife. Yes. मैम आयरन। No. How can you cut an iron with knife? Ma'am, pure gold. No, it is sodium and potassium. Pure gold भी ठीक है, वो भी ओके मैम। ठीक है। Okay. Now tell me, what do you mean by malleability? मैम एक बार रिपीट कर दो जो अपने मेटल्स के जो Sodium and potassium. Is that Okay, clear? ma'am. Okay. What is malleability? Rashi, you tell. What is malleability, beta? Malleability. Yes. Ma'am, their softness or toughness. No, it's a property in which a metal is beaten to form thin sheets. Yes. जैसे आपकी एल्यूमिनियम फॉयल होती है, right? Okay. Out of metals or non-metals, which one are the good conductors of heat and electricity? Yes. Ma'am, Metals. Yes, ma'am. Out of metals or non-metals, which one are the good conductors of heat and electricity? Ma'am, are there exceptions of good conductors of electricity and heat of Yes. non-metals? Yes. Metals में होती है. Ma'am, में lead जो है, lead है वो it's not a good conductor. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. अच्छा मुझे बताओ भाई, only liquid metal. Only liquid metal. Rashi. Yes, ma'am. Only liquid metal. Ma'am, bromine. This is a non-metal. Metal. Sorry. Yes, Manan. Ma'am, gold. No. Ma'am, Mercury. Only liquid Okay. non-metal. Only liquid non-metal. ma'am, chromium. Bromine. Okay. Which only non-metal has got a lustrous appearance? Only non-metal. Diamond. No. It has not lustrous. It is sparkling appearance. Iodine. Okay. Name the only non-metal which is a good conductor of electricity. Ma'am, Graphite. Okay. Good. Okay, ma'am. ठीक है, याद रखना है इनको. अच्छा, अब मुझे बताओ, how will metals react with oxygen? Ma'am, they will produce oxides, metal oxides. Yes, they'll form metal oxide. And Rashi, what is the nature of metal oxides? Ma'am, it is basic in nature. Yes, it is basic in nature. And what do you mean by, how will you test its basic nature? आप कौन सा indicator use करोगे? Ma'am, Yes. ma'am, litmus paper. Litmus paper. Very good. Very good. What is the like? Or ma'am, we can also take oxide, which means the basic. Yeah. Which means basic. Okay. And what's the nature of the oxides which are formed by non-metals? Ma'am, it is acidic in nature. Yes, very good. So that's it for today.